Assalamualaikum students, how are you? I hope you are fine. Today our topic is Golgi apparatus. Golgi apparatus जो है ये हमारे पास जो MD-CAT की हमारी रिक्वायरमेंट है, मेन टॉपिक है इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल, जो कि हमारा टॉपिक डी है। इसमें अगर हम देखें तो हमारी जो गोल्जी अपरेटस हमारा ऑर्गेनल है सेल का, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना है कि इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो फंक्शन है, इसकी जो डिस्कवरी है वो कैसे हमारे पास आई। सबसे पहले अगर हम देखें गोल्जी अपरेटस को तो हम इसकी डिस्कवरी के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं कैमिलो गोल्जी, ठीक है जी। इन्होंने डिस्कवर किया था इसको गोल्जी अपरेटस को 1898 में, ठीक है। समहाउ ये कहा जाता है कि जो गोल्जी अपरेटस है इसको पहले आइडेंटिफाई किया गया, ठीक है, और देन फिर उसका नाम रखा गया गोल्जी अपरेटस, ठीक है। लाइक इस तरह से कि 1897 में उसको आइडेंटिफाई किया गया, आइडेंटिफाई हुआ ये 1897 में, और फिर इस साइंटिस्ट के बाद इसका नाम रखा गया गोल्जी अपरेटस 1898 में, ठीक है जी, नेमिंग। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो अगर हम इस बुक को फॉलो करें तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि 1898 में गोल्जी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये डिस्कवर किया था गोल्जी अपरेटस को, ठीक है। जबकि जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है उसकी डेट बताई जाती है 1897, ठीक है, और 1898 में इसकी नेमिंग की गई, ठीक है। अब हम जो देखें हमारे पास ये इसका एक क्वेश्चन भी ये है कि जो गोल्जी अपरेटस है इसको किसने डिस्कवर किया और कब डिस्कवर किया। दो मेन बातें यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दी कि इसकी आइडेंटिफिकेशन की डेट अगर पूछी जाए तो वो ये बताई जा सकती है, और नेमिंग इसकी दी गई 1898 में, यानी डिस्कवर 1898 में, ठीक है। तो मेन जो बुक को हम फॉलो करते हैं तो वो ये है 1898, ठीक है। देन हम जो है इसके स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस किस्म का है और इसका जो फंक्शन है वो किस किस्म का है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें इसके स्ट्रक्चर को, ठीक है, स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा कि गोल्जी अपरेटस बेसिकली इज कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स। ये जो आपको स्टैक्स नज़र आ रहे हैं ये मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स हैं, ठीक है, ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स, ठीक है। इनको जो है नाम दिया जाता है सिस्टर्नी का, ये सिस्टर्नी स्टैक्स हैं, सिस्टर्नी सैक्स। अब ये जो है ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है, ट्यूब्यूल्स के ज़रिए, ठीक है, इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ ट्यूब्यूल्स के ज़रिए। तो ये जो इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स के ज़रिए ये जो कनेक्शन होता है स्टैक्स का, जो कि फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स होते हैं, ठीक है, तो इस पूरे नेटवर्क को और इसके साथ एसोसिएटेड ये जो आपको वेसिकल्स नज़र आ रहे हैं जिसमें ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं, इसके साथ एसोसिएटेड वेसिकल्स, ये सारा जो स्ट्रक्चर है इसे हम नाम देते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी। गोल्जी कॉम्प्लेक्स है क्या कि ये सारा अपरेटस, इसके साथ एसोसिएटेड ये सारे वेसिकल्स, जब हम इन दोनों चीज़ों की बात करते हैं कि इस अपरेटस और इसके साथ ये एसोसिएटेड वेसिकल्स, तो हम इनको नाम दे देते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। और गोल्जी अपरेटस है क्या, वो कुछ इस तरह से है कि दीज आर द स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स जो कि इंटरकनेक्टेड होती हैं ट्यूब्यूल्स के ज़रिए, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास गोल्जी अपरेटस है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बता दिया कि गोल्जी अपरेटस में ये जो फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स हैं एसोसिएटेड विद वेसिकल्स, तो इनको हम फिर नाम देते हैं ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, ठीक है जी। यानी कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में हमारे पास दो चीज़ें आ जाएंगी, एक तो एसोसिएटेड साथ वेसिकल्स जो हैं, ठीक है जी, और एक हमारा जो अपरेटस है। तो ये दोनों चीज़ें जो है ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स पे, तो ये अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो किन चीज़ों पे किन दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, तो वो वेसिकल्स एसोसिएटेड विद ये सारा अपरेटस, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गया गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब हम अगर देखें तो इसकी हमें 2 फेजेस नज़र आ रही होंगी, जिसमें एक आपको ये मैच्योरेटिंग फेज नज़र आ रही है और एक जो है ये फॉर्मिंग फेज नज़र आ रही है, ठीक है।
जो फॉर्मिंग फेज और मैच्योरेटिंग फेज दोनों का काम जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है। दोनों जो है वो अलग तरीके से फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ठीक है। याद रहे कि यहाँ पे आपको ये जो सैक्स नज़र आ रही हैं, ये जो स्टैक्स हैं, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स, ठीक है, ये SCR की बडिंग से ही आगे बनते हैं, ठीक है। इनकी फॉर्मेशन जो है वो SCR की बडिंग से आगे होती है, ठीक है। न्यू वेसिकल्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं और सिस्टर्नी स्टैक्स जो हैं ये बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मैच्योरेटिंग फेज है और यहाँ पे ये जो है ये फॉर्मिंग फेज है, ठीक है। फॉर्मिंग फेज जो है इसको आउटर फेज भी बोलते हैं, या इसको हम इस तरह कह लेते हैं, इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको ये मिलेगा, द आउटर कन्वेक्स सरफेस इज़ द फॉर्मिंग फेज वाइल द इनर कनकेव सरफेस इज़ द मैच्योरेटिंग फेज। अब यहाँ पे ये जो मैंने लाइन बोली वो यहाँ पे ये लिखी हुई है, जैसे मैं आपको ये यहाँ पे शो हो रहा है कि ये जो आपको ये फेज़ नज़र आ रही है, ठीक है, ये मैच्योरेटिंग फेज़ है, और यहाँ पे ये जो आपको फेज़ नज़र आ रही है सारी, ये जो है ये फॉर्मिंग फेज़ है, ठीक है। अब फॉर्मिंग फेज़ और मैच्योरेटिंग फेज़ में डिफरेंस क्या है, वो ये है कि ये आउटर फेज़ है, आउटर फेज, ठीक है जी, और जो मैच्योरेटिंग फेज है ये इनर फेज होती है, इनर फेज। मैच्योरेटिंग फेज इज अ इनर फेज और फॉर्मिंग फेज जो है ये आउटर फेज है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो यहाँ पे अगर हम लाइन जैसे मैंने ऑलरेडी पढ़ी वो ये कि द आउटर कन्वेक्स सरफेस इज द फॉर्मिंग फेज, ठीक है। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे अगर आप इसकी ये शेप देखें तो ये कन्वेक्स शेप है, कन्वेक्स, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये शेप देखें तो यहाँ पे आपको कनकेव शेप नजर आएगी, ठीक है जी। तो यहाँ से अब हमें इसके 2 रीजन्स मिल गए, जिसमें एक इसका ये साइड जो है वो फॉर्मिंग फेज है और जो ये साइड है ये मैच्योरेटिंग फेज है। जो फॉर्मिंग फेज है वो आउटर साइड होती है और जो मैच्योरेटिंग फेज है वो इनर साइड होती है। इनर साइड कैसे होती है, यहाँ पे आपको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नज़र आ रही होगी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये इसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, जो इनर साइड है। और इसके बाद जो फॉर्मिंग फेस है वो आउटर साइड है और कन्वेक्स उसकी शेप है और इसकी शेप कनकेव है। तो इसी के ऊपर जो है वो MCQ पूछ लिया जा सकता है कि जो गोल्जी अपरेटस है उसकी इनर सरफेस जो है, इनर फेस कौन सी है, वो फॉर्मिंग फेस है या मैच्योरेटिंग फेस, और कोई 2 ऑप्शन दी जा सकती हैं। तो वो इनर फेस जो है वो मैच्योरेटिंग फेस है और जो आउटर फेज है वो फॉर्मिंग फेज है। इसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि जो फॉर्मिंग फेज है वो कन्वेक्स है या कनकेव है, तो वो कन्वेक्स है। इस तरह जो मैच्योरेटिंग फेज है वो कनकेव है। अब हम देख लेते हैं इन दोनों का फंक्शन, ठीक है। मेन रोल जो है गोल्जी अपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, वो इन दोनों के साथ कंसर्न्ड है, ठीक है। अब हम इनका फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मिंग फेज की। तो स्टूडेंट्स फॉर्मिंग फेज की अगर हम बात करें तो जैसे कि पता चल रहा है हमें कि फॉर्मिंग फेज आउटर है और कन्वेक्स है, ठीक है। फॉर्मिंग फेज जो है ये क्लोजेस्ट होती है या एसोसिएट होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ठीक है जी, जिसमें मेनली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये जो फॉर्मिंग फेज है ये कनेक्टेड होती है, ठीक है, एसोसिएट करती है उसके साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। क्यों? क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसकी सरफेस के ऊपर, इसकी सरफेस के ऊपर अटैच होते हैं राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस, ठीक है जी। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस है उस पर जो राइबोसोम्स होते हैं ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन्स फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कन्वर्ट हो जाती हैं, ट्रांसफ़र हो जाती हैं कहाँ पे, गोल्जी अपरेटस में। किस साइड से? इस फॉर्मिंग फेज से। यानी कि हमें यहाँ से ये पता चल गया कि जो रिसीविंग फेज है वो कौन सी है, फॉर्मिंग फेज। फॉर्मिंग फेज का काम क्या है कि इसने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन्स बन रही हैं उनको एक्सेप्ट करना है, उनको ट्रांसपोर्ट कर लेनी है अपने अंदर, ठीक है। तो ये इसका मेन फंक्शन हो गया कि फॉर्मिंग फेज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे जो राइबोसोम्स जो बना रहे होते हैं प्रोटीन्स, ठीक है, उनकी ट्रांसफरिंग होती है इस फेज से गोल्जी अपरेटस में, ठीक है जी। देन अगर हम फर्दर देखें तो जो
ट्रांसपोर्ट होती है वो किस तरीके से होती है, वो होती है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। वेसिकल क्या होता है? वेसिकल एक ऐसे यानी हम स्ट्रक्चर को बोलते हैं जो कि सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करवाता है सेल के अंदर। तो ये जो प्रोटीन है ये वेसिकल के ज़रिए ट्रांसफ़र होगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इस फॉर्मिंग फेज़ में, और फॉर्मिंग फेज़ से फिर आगे गोल्जी अपरेटस में सारा उसका प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास फॉर्मिंग फेज़ का काम। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो फॉर्मिंग फेज़ है वो सेल के किस ऑर्गेनेल के साथ एसोसिएट होती है, तो वो हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उसमें क्या चीज़ ट्रांसफ़र होती है, तो उसमें मेनली प्रोटीन जो है वो ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है फॉर्मिंग फेज़ के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं हमारी जो मैच्योरेटिंग फेज़ है। जैसे कि फॉर्मिंग फेज़ का तो हमने डिस्कस कर लिया कि इसने जो है वो रिसीव करना होता है जो प्रोटीन आ रही होती है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब जो मैच्योरेटिंग फेज़ है इसने क्या करना होता है कि इसने यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा होता है न्यू वेसिकल फॉर्म, यहाँ पे न्यू वेसिकल बन रहा है और यहाँ से वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वेसिकल, यहाँ से ये वेसिकल बनकर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल और यहाँ पे ये न्यू वेसिकल बन रहा है। ठीक है, अब जो मैच्योरेटिंग फेज़ है इसमें क्या होता है कि जो न्यू वेसिकल है वो बनकर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। न्यू वेसिकल की फॉर्मेशन फॉर्मिंग यानी यहाँ पे वो बन रहा है और इसकी आगे ट्रांसपोर्ट हो जाती है। और स्पेशली जो बात याद रखने वाली है वो ये कि जो मैच्योरेटिंग फेज़ है वो फर्दर अवे होती है, यानी अवे होती है फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है जी, जबकि जो फॉर्मिंग फेज़ है वो टुवर्ड्स होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि जो फॉर्मिंग फेज़ है वो किसके टुवर्ड होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टुवर्ड, और जो मैच्योरेटिंग फेज़ है वो अवे होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, ये इसमें दोनों में मेन डिफरेंस। ठीक है, देन इसके अंदर अगर हम देखें तो मैच्योरेटिंग फेज़ में जो वेसिकल्स रिलीज़ हो रहे होते हैं, ठीक है, उसमें मेनली डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, लाइसोसोमल एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ये सारे इसी की आ जाते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है जी। तो वो सारा ये जो काम है ये किस में होता है, मैच्योरेटिंग फेज़ में। कि जो फॉर्मिंग फेज़ है वो हमारे पास अब आ जाती है रिसीविंग फेज़, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन को ले रही होती है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, और जो मैच्योरेटिंग फेज़ है वो उसको आगे यानी कि ट्रांसपोर्ट कर रही होती है। ठीक है, जिसमें हम उसकी जो कंपोजिशन हम देख लें तो हमारे पास उसमें लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब हम ये तो हमने देख लिया कि जो मैच्योरेटिंग फेज़ है ये क्या काम कर रही है और जो फॉर्मिंग फेज़ है वो क्या काम कर रही है। इन दोनों के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब हम जो मेन चीज़ है वो ये देखते हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस जो है इसका हमारी बॉडी में होना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, फंक्शन की बात करें, अब ये हमने पहले फंक्शन डिस्कस किया इसका मैच्योरेटिंग फेज़ का और फॉर्मिंग फेज़ का। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू है वो ये बनता है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस इज़ हाईली कंसर्न्ड विद सेल सिक्रीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा जाता है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज़ कंसर्न्ड विद, ये किससे कंसर्न करता है, सेल सिक्रीशन से, कि इसका जो काम होता है वो सिक्रीटरी वर्क होता है इसका, ये सिक्रीशंस रिलीज़ करता है। ठीक है, अपने अंदर से। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज़ हाईली कंसर्न्ड विद सेल सिक्रीशन। ठीक है, अब होता क्या है
जैसे कि ऑलरेडी हमने बात की कि यहाँ पे हमने देखा फॉर्मिंग फेज में कि फॉर्मिंग फेज जो है वो टुवर्ड होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन है वो इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल जो है वो आ रही होती हैं इन गोल्जी अपरेटस में, ठीक है, फॉर्मिंग फेज के ज़रिए, ठीक है। अब जो प्रोटीन इसमें आ जाती है, ठीक है, उसकी पैकेजिंग होती है, ठीक है, पैकेजिंग होती है। एक्सपोर्ट होने से पहले जो है वो प्रोटीन की पैकेजिंग होती है। एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि यहाँ से उसने एक्सपोर्ट हो जाना है, सेल से बाहर एक्सपोर्ट हो जाना है। तो एक्सपोर्ट होने से पहले जो प्रोटीन होती है उसकी पैकेजिंग की जाती है और पैकेजिंग जो है वो इनसाइड मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। देन होता क्या है कि वो प्रोटीन जो है वो एक्सपोर्ट हो जाती है। अब एक्सपोर्ट में वो सेल में यूज़ होती है या सेल से बाहर चली जाती है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देखें गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज़ कंसर्न्ड विद सेल सिक्रीशंस। सिक्रीशंस जो है वो क्या होती हैं कि प्रोडक्ट होती हैं जो कि सेल के अंदर बनती हैं राइबोसोम्स पे। जैसे कि मैंने बताया कि राइबोसोम में प्रोटीन बन रही है और प्रोटीन जो है वो फॉर्मिंग फेज के ज़रिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगी गोल्जी अपरेटस में, एंड देन पास टू द आउटसाइड थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपरेटस। ये जो सिक्रीशन है फिर कन्वर्ट हो जाती हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट में एंड आर पैक्ड इनसाइड मेम्ब्रेन बिफोर एक्सपोर्ट। तो ये मैंने आपको वर्डिंग सारी बता दी कि ये सारा काम जो है वो कैसे होता है। देन अब हम जो देखें हमारी बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है जैसे हम पेनक्रियाज बोलते हैं, ठीक है। पेनक्रियाज का काम क्या है कि पेनक्रियाज जो है ये बहुत से एंजाइम जो है उसको सिक्रेट करता है हमारी डाइजेशन के लिए। इसके साथ साथ अगर हम पेनक्रियाज का देखें तो ये हार्मोन्स को भी सिक्रेट करता है, जैसे कि ग्लूकागोन हार्मोन है, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन वगैरह, ये सिक्रीशन। तो इसी तरह से गोल्जी अपरेटस का भी यही काम है कि ये सिक्रीशन को रिलीज़ करता है, ठीक है, जिससे आगे फर्दर हमारी जो बॉडी के केमिकल रिएक्शंस हैं ये परफॉर्म होते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है गोल्जी अपरेटस का वो ये है कि ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को मैन्युफैक्चर करता है, या इससे हम ये भी कह सकते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। ये मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? होता क्या है कि गोल्जी अपरेटस क्या करता है कि प्रोटीन को मिला देता है कार्बोहाइड्रेट के साथ। जब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ मिल जाती है तो इससे बन जाती है ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये हमारे पास है एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, ठीक है। तो दो मॉलिक्यूल के मिलने से बनी है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन। या फिर ये क्या करता है कि इसी के साथ साथ ये लिपिड को, प्रोटीन को अगर कार्बोहाइड्रेट के साथ मिला दे तो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगी। या फिर ये क्या करे कि लिपिड को मिला दे कार्बोहाइड्रेट के साथ। तो जब ये लिपिड को मिला दे कार्बोहाइड्रेट के साथ तो वो हमारे पास बन जाएगी ग्लाइकोलिपिड। ठीक है जी। तो ये दो इसके मेन फंक्शन ये भी हैं गोल्जी अपरेटस के। अब हम अगर इसके फंक्शंस को दोबारा रिवाइज करें तो वो ये कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट मेन फंक्शन ये है कि सेल की सिक्रीशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको इसमें पेनक्रियाज की एग्जांपल भी दे दी और सारा इसका जो प्रोसेस है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि राइबोसोम से प्रोटीन जो वो किस तरह से आती है, ट्रांसफरिंग किस तरह से होती है, न्यू वेसिकल कैसे बनता है, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है। अब इसके बाद जो फंक्शन मैंने आपको बताया वो ये कि गोल्जी अपरेटस जो है इसका मेन फंक्शन जो है वो सेल सिक्रीशन में है, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने आपको ये मेन भी बताया कि ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स या कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की जो फॉर्मेशन है वो भी करता है। किस तरह से कि यहाँ तो ये लिपिड में मिला देता है कार्बोहाइड्रेट तो बना देता है ग्लाइकोलिपिड, या फिर प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट्स को मिलाकर बना देगा ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। तो ये जो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स या कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी कहाँ होती है? गोल्जी अपरेटस में। और एक और ख़ास बात ये कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसने यानी कि ट्रांसपोर्ट होना होता है सेल से या बाहर जाना होता है तो वो गोल्जी अपरेटस की हेल्प से जो है वो उसकी ट्रांसपोर्ट होती है सारी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसे कि यहाँ पे हम ये फॉर्मिंग फेज देख रहे हैं तो यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन आ रही है सबसे पहले इसमें, और यहाँ से फिर आगे ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो ये मेन चीज़ है जिसने आगे ट्रांसपोर्ट करवाना होता है सब्सटेंस को वेसिकल के ज़रिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम एक वर्डिंग भी है वो ये द प्रोटीन्स और एंजाइम्स विच हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड
आउट ऑफ द सेल पास थ्रू द गोल्जी अपरेटस, ठीक है, कि वो प्रोटीन या एंजाइम जिसने के आउटसाइड मूव करना होता है वो भी क्या करती हैं कि गोल्जी अपरेटस की हेल्प से ही आगे ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। तो यानी कि गोल्जी अपरेटस का मेन फंक्शन जो है वो ट्रांसपोर्ट में भी आता है। तो ये हमने जो सारे इसके डिस्कस कर लिया, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में, इसकी डिस्कवरी के बारे में, इंपॉर्टेंट मैंने आपको इसकी टर्म्स बता दी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया गोल्जी अपरेटस का। ओके, थैंक्स।